उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति गर्मा गई है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार से बात की है हमारी सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के 80-20 के बयान पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई मेहमान होगा, इंद्रेश कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत इंद्रेश जी एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है अभी पिछले 10 दिन में हमने इंद्रेश जी देखा, जिन्ना, अब्बाजान, ये सारी चीजें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम उभर करके एकदम सामने सतह पर आ गई। इस ध्रुवीकरण की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम एनडीटीवी का बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। जब सारे देश ने गणतंत्र मनाया है, आप उसी गणतंत्र का लोकतंत्र स्थिर हो, मजबूत हो और वह निरंतर प्रगत हो, इसके लिए कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा है, मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम और हिंदुस्तान के लोगों को मजहब पर बांटने का काम, यह घोर निंदनीय और अशोभनीय है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने हजारों नहीं लाखों मुसलमानों से उत्तर प्रदेश में इंटरेक्ट किया है। मैंने मुशहरों, राजभर हों, लोध हों, निषाद हों, ऐसे अनुसूचित और जनजातीय समाज के भी बहुत बड़े नहीं हजारों हजार से संवाद किया है। मैंने जाट होंगे, गुज्जर होंगे, ब्राह्मण होंगे, बनिया होंगे, राजपूत होंगे, ऐसे भी सारे समाज से त्यागी होंगे, हजारों हजार से इंटरेक्ट किया है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक के उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैंने ये पाया है, लोग ना जातियों में बंटना चाहते हैं, ना मजहब में लड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें बांटे नहीं और लड़वाए नहीं, ऐसे ही राजनेता और दल चाहिए। जिन्ना पर जिन्होंने कहा देशभक्त है, उन्होंने बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, गौस खां, खुदा बख्श से लेकर बापू और सुभाष तक, कैप्टन आबिद हसन तक, सबका अपमान करने का काम किया है। इसलिए जिन्ना को देशभक्त कहना या पाकिस्तान को और खतरे की क्लीन चिट देना, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि राजनेता और मुसलमान के बारे में कहना चाहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान है, प्रो विभाजन है और वह प्रो कट्टर है, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी नहीं है। यह अशोभनीय है। इंद्रेश जी, ये तो कहानी का एक पहलू नहीं हुआ, करनी चाहिए। ये कहानी का एक पहलू हुआ, लेकिन इसका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना, अब जैसे कि आप देखें जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये चुनाव जो है वो 80 बनाम 20 का होगा। अब ये कोई भी जानता है कि ये जिक्र किस बात का है, भले ही उसको स्पिन देने का प्रयास किया जाए, लेकिन 80% उत्तर प्रदेश में कौन सी आबादी है और 20% किसकी आबादी है, हर कोई जानता है। ऐसा है कि अपनी अपनी सोच है। 80% का अर्थ यह है जो सबको विकास दें, 20% का अर्थ है जो सबको दंगे दें, अपराध दें और गुंडागर्दी दें। सोच अपनी अपनी है, बात एक ही कही है। जिसको मजहब में बांटना था, उन्होंने 80 और 20 को मजहब में बांटा। जिन्होंने विकास में बांटना था या एक पीसफुल और डेवलप्ड उत्तर प्रदेश में बांटना था, इसलिए मैं अभी एक जगह पर था, वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी ने एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए बताया कि उनके राज में 170 दंगे हुए, 150 दंगे हुए, 250 दंगे हुए, पर एक ने भी ये नहीं कहा कि आज के राज के अंदर कोई दंगा हुआ।
इसी से सिद्ध हो रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा कि आपने आज की योगी सरकार पर दंगे का कोई आरोप नहीं लगाया, एक दूसरे के दंगे गिनाए, इसके लिए आपको बधाई हो। अब 20% दंगा वाले हैं और 80% दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश वाले हैं। यह भी एक विवेचन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। 20% वो हैं हाँ। जिन्होंने और घरों में बिजली नहीं दी, बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती थी। उत्तर प्रदेश के ही गांव के लोग कहते थे, जब आप पत्रकार पूछने जाते थे तो कहते थे मोमबत्ती या लालटेन जलाकर हम उस बिजली को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और आज वहां पर 15 घंटे 16 घंटे गांव तक में बिजली है। एक सवाल इंद्रेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने 80 और 20 का 80% वो हैं जिन्होंने उजाला दिया। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे लेकिन ये भी पूछना चाहता हूँ, अपराध और गुंडागर्दी है। हाँ, उन सारे में अपराध और गुंडागर्दी थी, गांव में लोग। पर इंद्रेश जी मेरा सवाल आपसे एक अपराध मुक्त 20% है अपराध और गुंडा युक्त। इंद्रेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखिए कि हेट स्पीच से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक दीपक त्यागी हैं जो अपने आप को यति नरसिंहानंद बताते हैं, 4-4 हफ्ते हो जाते हैं उनके खिलाफ उत्तराखंड की पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछना शुरू कर देता है तब कार्रवाई होती है। कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण का जो आरोप है उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं उसमें से कहूंगा, राहुल ने कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व को उसने अपमानित किया, यह भी तो हेट स्पीच है। तौकीर रजा ने कहा कि हमें 15 मिनट मिल जाएं, हिंदू को संरक्षण नहीं मिलेगा कहीं, ये भी तो हेट और हॉट स्पीच है। इसी तरह से सावरकर का अपमान करना, अगर गांधी का अपमान करना हेट्स और हॉट स्पीच है, तो सावरकर का अपमान करना और पट्टिका हटा देना ये भी तो हेट और हॉट स्पीच है। लेकिन ये कहना कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, कत्लेआम कर दो, ये तो जेनोसाइड की बात हो रही थी। उन्होंने हिंदुओं का कहा तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिसने कहा हिंदू बस को रखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसमें तो आप भी आते हैं। तो आपकी जिसने जेनोसाइड की बात की उसने उसकी जेनोसाइड की बात की। तो जितने भी जेनोसाइड की बात करने वाले लोग हैं, अगर उन सबको ये फीलिंग होनी चाहिए दे शुड नॉट टॉक लाइक दैट, वो फिर राहुल हो, तौकीर रजा हो, अखिलेश यादव हो या संत महात्मा जी हो। इसलिए यह जो हेट और हॉट स्पीच है, संघ पर 60-70 साल यह आरोप सरकारें लगाती रही कि बापू को मरवाया है। आप सब भी न्यूज फ्लैश करते रहे। 60 साल जिन्होंने इतनी बड़ी और हिंसा बोई, तो उस हेट और हॉट स्पीच का खमियाजा कौन भुगतेगा? उसके लिए आप किसको कसूरवार मानेंगे? सत्ता थी, प्रमाण नहीं कर सके, प्रमाणित नहीं कर सके, आज भी बोल देते हैं। तो यह चरित्र हनन का, हेट और हॉट स्पीच का कितना क्रूर और घिनौना रूप है। इसलिए मैं कहूंगा यह इस तरह की बातें कोई भी हो, नहीं होनी चाहिए, किसी का भी हो, यह करना अशोभनीय और निंदनीय है। बिल्कुल। और इसके लिए इसलिए जब पत्रकार मेरे से एक तरफा बात पूछता है तो मैं कभी कभी ये लगता है कि वो भी पक्ष है कि निष्पक्ष है। इसलिए आप पूछते कि राहुल ने हिंदुत्व का अपमान करना, ये नहीं, मेरा सवाल तो सीधा है, जो नफरत फैलाए उसके खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों ना करे। इसीलिए मेरा सवाल इंद्रेश जी था, इसलिए आपका सवाल कार्रवाई करने में देर क्यों हुई, राजनीतिक संरक्षण पर सवाल था मेरा। फिर आपको पूछ रहा हूं, आपका अगर सवाल सीधा है, करना भी चाहिए, आप सीधे आदमी भी हैं, तो वो ये है, आप पूछते धर्म संसद के महाराज के बारे में पूछा, आपने राहुल की हेट स्पीच के बारे में प्रश्न नहीं किया, आपने अखिलेश की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया, आपने तौकीर रजा की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया, आपने ओवैसी की हेट स्पीच का प्रश्न नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कहते ये महात्मा, राहुल, तौकीर रजा, ओवैसी और अखिलेश,
इन्होंने जो हेट स्पीच दी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ। तो मैं मानता कि आपने सीधा प्रश्न किया है और ठीक प्रश्न किया मेरा है। सवाल तो सिर्फ इतना था इंद्रेश जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ ये था कि अगर हेट स्पीच हुई है, जिसने भी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने में विलंब क्यों, और अगर विलंब हुआ तो क्या ये राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक है या नहीं, ये मेरा सवाल था। अब आप मेरे से बताइए, तो कीर रजा को राजनीतिक संरक्षण किसने दे रहा है? आप ही बताइए। यूपी में सरकार बीजेपी की, राहुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। संरक्षण कौन दे रहा है? इसी तरह से पंजाब में उस डीजी को कौन संरक्षण दे रहा है? तो इसी प्रकार से तिरंगे का अपमान करना लाल किले पर कौन सी सरकार थी वहां? ठीक है, तो हेट में किसी इसलिए एक व्यक्ति या समुदाय को, इंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। पणजी सीट से ही उनके पिता भी विधायक थे। नामांकन के बाद उत्पल पर्रिकर ने एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन से कहा कि उन्हें लोगों का समर्थन मिला, इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। Go back a little bit, because when your father passed away, the argument made is that he did not want you to enter politics. In fact, somebody else from the BJP got the seat. And I am in politics exactly because I am his son. If you see some things which are wrongly happening, especially in his constituency, then someone has to stand up. And I was hoping the party will give me chance to do that. No, so you're saying that you accept that he did not want you to join politics though? No one wants their son to come into this field. Okay. But the good person finally has to take his own decision and come in. No, but you then can't just if let he it. didn't, no, if he didn't want it, why did you That's then why decide? last time, Yes. although I had a lot of support with the ground workers and Yes. also people and also councillors and elected people, I was denied the ticket and I accepted what party did. Right now, the question being asked is by many in the BJP itself is that why should you just by virtue of being Manohar Parrikar's son? I'm not asking it by virtue. If that was for the that case, reason, that was the case, I you would should have, get it. I would have insisted last time. See, when I had all the sympathy, if I just wanted a ticket for being Manohar Parrikar's son, I would have insisted last time. If I had done what I had done last time, there was no Babush that time. It would have been cakewalk. I am fighting my toughest battle, putting my neck on the line, possibly my whole political career on the line, fighting someone like Babush Montserrat in Panjim, where he is all the machinery of the state right now, because I have to send him home. If he goes home, all these issues go away. So you're saying you didn't expect the BJP to give you the seat just because you're Manohar Parrikar's son? Of course, that's why if I wanted, I would have insisted last time.